हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इस टॉपिक को देखने से पहले हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं कि जब अंग्रेजों ने बंगाल को जीतने के बाद में, जो कि उनके द्वारा जीता गया प्रथम प्रदेश था, उसके बाद में उनकी विजय का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ और बंगाल से जो विजय यात्रा शुरू की थी वो पंजाब पर आते आते उनकी पूरी हुई। और इस विजय यात्रा या भारत को जीतने में उनको लगभग 100 वर्षों का समय है वो लगा। अर्थात 1857 की क्रांति से कुछ समय पहले ही पंजाब को जीता गया था, जबकि बंगाल को 1757 में जीता गया था। अर्थात बंगाल और पंजाब की विजय में 100 वर्षों का अंतर है वो था। जो भारत था उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, उनके शासन या शासकीय अधिकार के आधार पर। उसमें एक था देशी राज्य और एक था ब्रिटेन अधीनस्थ या कंपनी अधीनस्थ जो राज्य था। वो संपूर्ण भारत के लगभग 30% हिस्से पर देशी राज्य स्थापित थे, जिनका शासन है वो देशी जो राजा होते थे वो करते थे। और ये राजा होते थे वो एक तरीके से अंग्रेजों के अधीनस्थ मित्र की तरह होते थे। अर्थात ये ऐसे भूभाग होते थे देशी राज्यों के जिन पर अंग्रेजों का सीधा अधिकार या सीधा हस्तक्षेप तो नहीं होता था, लेकिन वो भी एक तरीके से अंग्रेजों के अधीन ही थे, क्योंकि वो सब अंग्रेजों से की गई सहायक संधि द्वारा बद्ध थे, नियंत्रण में थे और नियमित थे। तो अंग्रेजों ने जिस भारत को जीता था, अर्थात देशी राज्यों के अलावा का जो हिस्सा था, उसमें उन्होंने 3 भू राजस्व जो व्यवस्था है या माल गुजारी की व्यवस्था है वो लागू की थी। उसमें जो पहली उन्होंने लागू की थी वो बंगाल वाले इलाके में की थी और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तरी इलाके थे। उस भू राजस्व जो व्यवस्था थी उसका नाम था स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी बंदोबस्त। यह जो भू राजस्व की जो व्यवस्था थी वो ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर कायम थी। इसके अलावा जो 2 और व्यवस्था थी उनका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसमें अंग्रेजों ने भू राजस्व संबंधित जो अपने फैसले उनको लेने थे या जो व्यवस्था जिनके साथ में करनी थी वो सीधे किसानों से, जिनको रैयत कहा जाता था, उनके साथ की। आप ध्यान रखिएगा कि रैयत जब भी शब्द आता है वो किसानों के लिए आता है, अर्थात किसान को रैयत कहा जाता था। काश्तकार है वो भी शब्द है वो किसान के लिए आएगा। तो उसमें जो व्यवस्था है वो मालगुजारी की सीधी किसान से की गई, जैसे कि बंगाल में जमींदार से की गई थी। अर्थात किसान और कंपनी के बीच में जमींदार था वो मध्यस्थ था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे किसान से मालगुजारी वसूली की जानी थी। यह जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो भारत के लगभग, ब्रिटिश भारत के लगभग 51% जो हिस्सा है वहां पर थी। तो इसमें जो मुख्य तौर पर जो हिस्सा है वो दक्षिण भारत का और उसके साथ साथ में पूर्वी बंगाल, आसाम वाला जो हिस्सा था वो हुआ करता था। यह रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो इन हिस्सों पर थी और इस वाले हिस्से पर थी। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो हुआ करती थी। यह ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर स्थित थी। कौन सी?
रैयतवाड़ी व्यवस्था, जबकि जमींदारी जो व्यवस्था थी वो 19% हिस्से पर थी। जमींदारी व्यवस्था और 30% हिस्से पर महालवाड़ी व्यवस्था जो थी वो थी। तो आज हम इस टॉपिक में रैयतवाड़ी व्यवस्था को पढ़ेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेजों का यह मानना था, या उन्होंने जमींदारी जो व्यवस्था है उसके दोषों को भी देखा था, और उनको यह भी महसूस हुआ था कि जिस तरीके से बंगाल में बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे वैसे जमींदार इस दक्कन वाले इलाके में नहीं थे। तो यहाँ जो जमींदारी व्यवस्था है वो स्वाभाविक रूप से संभव भी नहीं थी। और दूसरा, जो उन्होंने जमींदारी व्यवस्था के दोषों को भी देखा था, इसलिए वो ऐसा भी नहीं चाहते थे, और न ही वो सदा के लिए मालगुजारी निर्धारित करने वाली जो व्यवस्था है जैसा कि जमींदारी व्यवस्था में था, ऐसा भी वो नहीं चाहते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में हर 30-40 साल बाद में भू निर्धारण होता था, भू सर्वेक्षण होता था, और उसके बाद में तत्कालीन कीमतों के आधार पर जो मालगुजारी है या राजस्व है वो निर्धारित किया जाता था। इस व्यवस्था, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, उसको आगे करने में या उसको प्रस्तावित करने में जो दो अधिकारी थे उनका नाम था, एक था कैप्टन रीड और दूसरा था टॉमस मुनरो। ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने प्रस्तावित की थी, या उनके प्रयासों से ये जो व्यवस्था है वो सामने आई थी। जबकि जमींदारी व्यवस्था है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के वक्त उसके गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आई थी। ये गवर्नर जनरल नहीं थे, दो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने में इनका जो योगदान था वो अति महत्वपूर्ण था। कंपनी का यह मानना था कि सीधे रैयत से जो व्यवस्था होगी या मालगुजारी वसूली कर दी जाएगी तो उसमें एक तो मध्यस्थ है वो नहीं उभरेंगे, फिर जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके दोष नहीं आएंगे, और जो रैयत है उनको सीधे तौर पर मालिकाना जो कब्जा है वो मिल जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, या अगर हम स्वाभाविक रूप से देखें तो ऐसा कतई हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि रैयत है उसका जमीन पर मालिकाना हक तब तक ही था जब तक वो राजस्व है या जो लगान है, मालगुजारी है, वो समय समय पर देता रहे, अन्यथा उसको जमीन से बेदखल कभी भी कंपनी है वो कर सकती थी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उसको जो जमीन पर है वो मालिकाना हक मिल गया है। आगे जाकर कंपनी ने ऐसे कुछ नियम भी बनाए या ऐसे कुछ उन्होंने प्रस्ताव भी लिए जिससे यह कतई नहीं लगता है कि जो रैयत है उनका जमीन पर मालिकाना हक था, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो मालगुजारी तय की गई थी वो उसका प्रतिशत है वो ज्यादा हुआ करता था। कभी उनका जो प्रतिशत है वो 55% तक हो जाया करता था। 33% से 55% तक मालगुजारी वसूली की जाती थी। 1861 से 65 का जो समय है, जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, तो कपास के जो भाव हैं वो काफी बढ़ गए थे, उसकी जो मांग है वो काफी बढ़ गई थी। तो उस वक्त जो सर्वेक्षण किए गए और उनकी जो रिपोर्टें बनाई गई, उसके आधार पर, उस जो अल्पकालीन तेजी थी उसके आधार पर उन्होंने जो सर्वेक्षण किए, तो जो मालगुजारी है वो 66% से 100% तक बढ़ा दी गई। यह मालगुजारी देना कृषक के लिए संभव नहीं था।
आगे जाकर कंपनी ने यह भी कहा कि जो कृषक है वो कर अदा नहीं करता है, वो लगान अदा करता है। यह इस बात का अपने आप में ही साक्ष्य था कि जो कृषक है उसको कंपनी है वो जमीन का मालिक नहीं मानती है, बल्कि बटाईदार ही मानती हैं। अब कंपनी के जो मालगुजारी के अति उच्च प्रतिशत थे, या उसकी जो भारी मांग थी उसको पूरा करना किसान के लिए संभव नहीं था। और जब कभी भी अकाल पड़ता था तो यह कार्य है वो किसान के लिए दुष्कर हो जाया करता था। और ऊपर से कंपनी की जो वसूली होती थी वो अति निर्मम और कठोरता से की जाती थी। ऐसे में जो रैयत है या किसान है वो महाजनों के चंगुल में फंस जाता था। महाजनों के चक्रवृद्धि ब्याज और उनके जाली कागजों और हस्ताक्षरों के द्वारा उनकी धीरे धीरे जो जमीनें हैं वो भी महाजनों द्वारा हड़प ली जाती थी। हमें दक्कन वाले इलाके में, इस इलाके में 1875 में बहुत सारे कृषक विद्रोह है वो देखने को मिलते हैं। यह जो विद्रोह है वो महाजनों की जो व्यवस्था थी शोषण परक, उसके विरुद्ध थी। तो उसको देखते हुए कंपनी ने 1879 में कृषक राहत अधिनियम भी पारित किया, जिसमें कृषकों को महाजनों के चंगुल से या उनके शोषण से बचाने की व्यवस्था है वो की गई। लेकिन इस हालत की जो जिम्मेदार थी, अर्थात कंपनी का जो मालगुजारी का जो भू राजस्व की जो मांग जो ज्यादा थी वो थी, और उसकी तरफ कंपनी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो जमींदारी जो व्यवस्था थी और रेतवाड़ी व्यवस्था में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। जमींदारी व्यवस्था में बहुत सारे जमींदार है वो मालिक हुआ करते थे, जबकि रेतवाड़ी व्यवस्था में उनकी जगह एक दानवाकार मालिक है वो कंपनी के रूप में उभर कर आए। धन्यवाद।